नमस्कार। देखो, नीट का एग्ज़ाम बहुत पास में आ रहा है और आपके पास में टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे जो नीट एस्पायरेंट्स हैं वो इस बात को लेके परेशान हैं कि सर हम कैसे अपना सिलेबस मैनेज करें। हमको लगता है कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो बॉटनी भूल जाते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री भूल जाते हैं। हम फुल सिलेबस टेस्ट दें या हम पार्ट टेस्ट सोल्व करें या हम यूनिट वाइज टेस्ट सोल्व करें, तो इसमें बहुत सारा बच्चा अलग अलग चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, जो आपको ऐसे टाइम पे सिलेबस को मैनेज करने में थोड़ी हेल्प कर सके। तो मैंने क्या किया है कि नीट में जो नीट एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं, उनकी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। मैंने पहली कैटेगरी वो है जिसमें वो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 400 से कम आते हैं। एक कैटेगरी वो है जिनके मार्क्स 400 से 600 के बीच में आते हैं, और एक कैटेगरी वो है जिनके मार्क्स 600 से भी ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो पहली कैटेगरी है जिनके मार्क्स 400 से भी कम आते हैं, तो ज़्यादातर यही रहते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए ताकि आपके मार्क्स बढ़ सकें, 550-600 तक जा सकें नीट में। ठीक है, देखो हम सबको पता है कि नीट का पेपर बहुत ईजी आता है। अगर आप उसे ठीक से मैनेज कर लोगे और जहाँ से आता है उस सोर्स को अच्छे से रीड कर लोगे, तो आपको आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो जिनके मार्क्स 400 से कम आते हैं उनके लिए जो मेरे सजेशंस हैं, पहला सजेशन ये है कि आप जो अपना जो भी सिलेबस है उसे डिसाइड करो कि पहले मुझे बॉटनी ख़त्म करनी है, मुझे केमिस्ट्री ख़त्म करनी है, जूलॉजी ख़त्म करनी है। पहले आप डिसाइड करो। पहले सबसे पहले आप क्या करो, डिसाइड योर सब्जेक्ट, कि आप सबसे पहले क्या सब्जेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। सपोज करो सबसे पहले मैं बॉटनी ख़त्म करना चाहता हूँ, या सबसे पहले बॉटनी छोड़ो, मैं सबसे पहले बायोलॉजी ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मत पढ़ो, एक एक चीज़ मत पढ़ो। आप पहले एक यूनिट डिसाइड कर लो। जैसे डिसाइड सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद में आप यूनिट डिसाइड करो। सपोज करो आपकी एनसीईआरटी की यूनिट नंबर 1 है क्लास 12 की यूनिट 1 है। मान लो ये मैंने डिसाइड कर ली। तो अब तीसरे नंबर पे आप क्या करो, रीड नोट्स को आप कंप्लीटली पढ़ो जिस भी टीचर से आप पढ़े हुए हो। और अगर आपके पास में नोट्स नहीं है तो आप एनसीईआरटी रीड कर लो। क्या करो, आप एनसीईआरटी ही रीड कर लो। ठीक है, इसके बाद में आप सोल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिट में बायोलॉजी है तो आप 150 से 200 क्वेश्चन सोल्व कर लो। केमिस्ट्री है तो आप 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व कर लो। और मान लो फिजिक्स है तो आप 50 से 100-125 क्वेश्चन सोल्व करके भी आपका काम चल सकता है। 75 से इतने क्वेश्चन सोल्व करके भी आपका काम चल सकता है। तो ये क्वेश्चन सोल्व कर लो। इसके बाद में आप क्या करो, क्वेश्चंस की टैगिंग कर लो। टैगिंग मतलब कि आप देखो कि कितने क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड है, जो बिल्कुल रटी हुई लाइनों से आए हैं, जो कि आपको ज़्यादातर मिलेंगे। कितने डाउट हैं आपके। डाउट्स मतलब कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर तो 1 दिया हुआ है बट आपको 2 लग रहा है, तो वो आपका डाउट हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी। जैसे सपोज करो ये पूछा कि एक सेल है, उसमें डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16 है, तो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में कितने क्रोमोसोम होंगे। अब सपोज करो ये कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं आता, तो ये इसको आप एक्सप्लेनेटरी कर दो, कर दो कि एक्सप्लेनेटरी है, मुझे अपने टीचर से जाके पूछना है। तो इसकी टैगिंग कर लो और बस आप समझ लो कि आपकी वो यूनिट ख़त्म हो गई। इसके बाद में टैगिंग के बाद में जो आपके डाउट हैं, क्लियर योर डाउट्स। जो भी आपका टीचर है उससे आप ये डाउट्स अच्छे से बैठ के 1-आधा घंटा लगा के इसे क्लियर कर लो। तो आप देखोगे एंड में जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी सब हो जाएगी,
तो आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। अदरवाइज आप रोज़ ये सोचते रहोगे कि मैं ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ क्या करूँ, इसमें ही आपका टाइम चला जाएगा। तो आप जो ये डिसाइड कर रहे हो सब्जेक्ट, तो पहले आप ये भी डिसाइड कर लेना, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी मान लो क्लास 11th की NCERT है, तो ये क्लास 11th की बायो की NCERT मैं कितने दिन में ख़त्म कर लूँगा, मान लो 5 से 7 दिन में आपने ख़त्म कर ली। तो ऐसी वो टाइम डिसाइड कर लेना, एंड यू हैव टू फिनिश डिसाइडेड वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी टाइम आपने स्टिपुलेट किया उसमें आपको ख़त्म करना ही चाहिए। कहीं भी घर बैठ के करो, बाहर बैठ के करो, लाइब्रेरी में बैठ के करो, कोचिंग में बैठ के करो, कहीं भी करो, ये अपने ऊपर प्रेशर बना के रखना कि आपको ये जो भी आपने टाइम डिसाइड किया उतने में आपको काम ख़त्म कर ही लेना है। ठीक है, तो ये तो हो गया उनका जिनके मार्क्स आ रहे हैं 400 से कम। अब दूसरे वो जिनके मार्क्स आ रहे हैं 400 से ज़्यादा, यानी 400 से 600 के बीच में। करना आपको भी यही है, लेकिन आप क्या करो, आप भी पहला स्टेप तो वही रखो, डिसाइड सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट डिसाइड करने के बाद में जो भी आपने टाइम डिसाइड किया उसमें आपको वो ख़त्म करना। तीसरा जो आपका जो नई चीज़ है वो आपके लिए ये है कि आपको ना थोरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हर चीज़। जिनके दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी कैटेगरी मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स आ रहे हैं 500 से 600 के बीच में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप भी डिसाइड तो करो पहले कि कौन सा सब्जेक्ट आपको ख़त्म करना, कितने टाइम में ख़त्म करना। ठीक है, दूसरा यहाँ आपको थोरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना, आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स। आप अपने वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। आप ये नहीं NCERT लेके रटने बैठ गए, आप क्या करो, अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। वो कैसे करेंगे कि सर हम वीक टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें? सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करो आप। और आप ये सोचो जैसे आपने टेस्ट दिया कोई, तो कम से कम उस टेस्ट के 10 से 20% क्वेश्चंस आप टीचर से पूछो ही पूछो। भले ही आपको आ जाए वो, आप देख के घर जाके थोड़ी देर बाद आपने सोल्व कर लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप 10 से 20% क्वेश्चंस पूछो। जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चंस है, उसमें आपसे सिली मिस्टेक होगी, वहाँ लिखा था प्रोटीन सिंथेसिस, आपने पढ़ लिया प्रोटीन सिक्रीशन। तो अब ऐसे क्वेश्चन में भी वो भी आपका डाउट होना चाहिए कि सर मैं आगे इस तरह की गलती ना करूं, इसमें सर मैं क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो बताएंगे देखो आप क्वेश्चन को कम्प्लीटली रीड करो, केयरफुली रीड करो। इस तरह के 1-2 और क्वेश्चंस आपको बना के कोई दे देगा, ताकि आप उस तरह की कोई जो सेम मिस्टेक है उसे दोबारा से रिपीट ना करो। तो आप ये वाला काम करो। पहले क्या करो, आप वीक टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, कैसे क्वेश्चन सोल्व करके। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप क्वेश्चन में गलत कॉन्सेप्ट लगा के आंसर ला रहे हैं, तो आपको अपना कॉन्सेप्ट सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको याद नहीं है चीज़ें, आप बार बार भूल रहे हैं, तो आपको मेमोरी ट्रिक्स की ज़रूरत है। वो आपकी कोई हेल्प करे, रटने की कोई ट्रिक बता दे, कुछ समझाने की ट्रिक बता दे, तो उस तरह का कोई फंडा बता दे, तो उस तरह की चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा ये तो मुझे याद नहीं था और आपने ये कह के छोड़ दिया कि मुझे तो याद नहीं था, मैं याद कर लूँगा तो मैं सोल्व कर लूँगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप वो लाएं, खुद सोचें कि इसको मैं दोबारा भूल ना जाऊं, इसके लिए क्या ट्रिक बनाऊं। तो वो सब आप सबसे पहले वीक टॉपिक आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन सोल्व करके। और जो भी आपसे नहीं हो रहा उसके लिए आप ट्राई करो कि आप आगे ना भूलो, है ना। छोटे छोटे नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि आप रट सको, ये सब कर सको, है ना। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, कम से कम वीक में 3 फुल सिलेबस टेस्ट पर वीक। एक वीक में कम से कम आप 3 फुल सिलेबस टेस्ट सोल्व करो। और अपने जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं अपने टीचर से जाके पूछो। और सबसे पहले जो आप एक काम करो वो ये करो, मतलब 5-7 दिन के अंदर ही जो नीट के 2015 के बाद वाले, जो 2015 के बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, वो आप ज़रूर सोल्व कर लो।
सबसे पहला काम आप ये करो, 2015 के बाद के जितने भी PYQ हैं उन्हें अच्छे से सोल्व कर लो, और उसके आसपास का आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मान लो नीट में क्वेश्चन आया कि G0 फेज में क्या होता, तो आपने बोला G0 G1 के बाद आती है या M के बाद आती है, G0 में क्या होता, तो उसके आसपास का आपको सब पता होना चाहिए कि G0 में सेल साइकिल सस्पेंड हो जाता है। NCERT में लिखा हुआ है जब सेल G1 से एग्जिट होती है तब G0 फेज आती है। G0 फेज एनिमल में आती है कि प्लांट में आती है, प्लांट में क्यों नहीं आती है, एनिमल में क्यों आती है, एनिमल की कौन कौन सी सेल्स हैं जो हमेशा G0 में रहती हैं। तो ऐसा ये उसके आसपास का आपको सब पता होना चाहिए। कहाँ? जो प्रीवियस PYQ हैं, ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कि आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि यार इसका ये आंसर है, तो मैं अगर ऐसे घुमा दूँ तो उसका क्या होगा। आपको उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपने ये टाइम डिसाइड किया, इसमें आपको NCERT भी रीड करनी है। रीड करो बायो वाली, तो कम से कम कर ही लो। केमिस्ट्री वगैरह में भी आता, वो भी आप रीड कर लो। तो आपको क्या करना है, पहला आपको करना सब्जेक्ट डिसाइड करना, अपनी वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, उन वीक टॉपिक्स के बारे में पढ़ना, कम से कम वीक में 3 फुल सिलेबस टेस्ट सोल्व करने, और पार्ट टेस्ट जो आपके चल रहे हैं वो तो आपको करने ही करने। और सबसे पहला जो काम करना अभी आपको, वो 2015 के बाद के PYQ अच्छे से सोल्व करने, उसके आसपास का भी आपको पता लग जाना चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी आती है उन स्टूडेंट्स की जिनके मार्क्स आ रहे हैं 600 से ऊपर, ठीक है। तो देखो, आपके 600 से ऊपर अगर हमेशा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझने की, सिलेक्शन तो हो गया, अब तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है अच्छे कॉलेज के लिए काम करना। तो आपके साथ ऐसा है कुछ जैसे भूसे में से सुई ढूंढने वाला काम, तो आपको बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें तो आती होंगी, है ना। तो आपको जो सबसे मेन काम है वो आप लोगों के लिए है, वो क्या है, आप भी सबसे पहले तो आप कोई बड़ा टारगेट फिक्स करो। बड़ा टारगेट मतलब, जैसे मान लो आपने कोई टारगेट फिक्स किया कि मैं 3 दिन में क्लास 11th की बायो NCERT रीड कर लूँगा, और इसको रीड करते हुए मैं कम से कम इसी NCERT में, उन्हीं में लाइन खींच दो, उन्हीं में से कम 50 से 100 असर्शन रीजन बनाऊंगा या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाऊंगा, या NCERT के फैक्ट्स की लाइनें में एक छोटे स्टिकी पेपर, स्टिकी नोट्स वगैरह में लिख के बनाऊंगा। तो आप ऐसे बड़े टारगेट फिक्स करोगे, 4 दिन में 11th की NCERT पढ़ लेनी है, 2 दिन में मुझे कुछ PYQ सोल्व कर लेने हैं, ऐसे आप बड़े टारगेट रखो और उन्हें आप सोल्व करो, ठीक है। दूसरा क्या करो, आप भी आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स, आप भी वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करो। वीक टॉपिक का आइडेंटिफिकेशन का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन सोल्व करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सोल्व करो जो आपसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन किया, आंसर आ गया, आपको लगा ये तो मेरे से हो गया, लेकिन उसके आसपास का आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में भी आप ये समझिए कि आपको नहीं आता है। कई बार आपको ने सोचा यार इसका 3rd मार दूं और 3rd ठीक हो गया, तो हुआ तो गलती से, तुक्के से, लेकिन आपको लगा मेरा सोल्व हो गया, हाँ तो यह आंसर, आपने उसके बारे में पूछा ही नहीं। तो आपको ना कम से कम 15 से 20% डाउट, जो टेस्ट होते हैं आपके, जहाँ से भी आप क्वेश्चंस करते हो, आपको 15 से 20% डाउट्स टीचर से पूछने ही पूछने चाहिए। ऐसे नहीं कि सर ये तो हमसे हो गया, होने से मतलब नहीं है, आपको आपका डाउट पूछने का तरीका अलग होना चाहिए। जो 500 से 600 वालों के बच्चों का है डाउट पूछने का तरीका, और आपके तरीके में अंतर होना चाहिए। आपको डाउट पूछना चाहिए कि जैसे सर ये तो मुझसे हो गया, इस पे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन से तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, या
इस क्वेश्चंस पे बेस्ड और क्या क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। एनसीईआरटी की और कौन सी लाइन है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन गलत हुआ आपका तो उसके आसपास का आपको पता होना चाहिए, तो आप उन चीज़ों पे काम करो, खुद सोचोगे और क्या कर सकते हैं, इस पे और क्या नया क्वेश्चन बन सकता है, और उसी के आसपास का सोचो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन दिया हमने पूछ लिया आपसे कि भाई वो कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसका जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। अभी आपके मुंह पे आंसर आ गया सर जिम्नोस्पर्म, ठीक है, बट एंजियोस्पर्म में भी ऐसा होता, ठीक है। तो दोनों बातें पता होनी चाहिए, दोनों के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, ठीक है। मान लो क्वेश्चंस कोई और आ गया कि सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट किस में होता, तो अपने को पता होना चाहिए कि अपने रट लिया कि जिम्नोस्पर्म, ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जाएगा। ये भी पता होना चाहिए स्पोरोफाइट इलेबोरेट होता जाएगा। तो उसके आसपास की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ये नहीं सवाल सोल्व कर लिया और काम हो गया, नहीं। तो वो सब भी आपको उसी के आसपास का पता रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा सोल्व PYQ। अच्छा, PYQ क्या है? जो प्रीवियस ईयर वो क्वेश्चंस की बुकलेट दी जाती है, आप वहाँ से PYQ सोल्व करो। ऐसे PYQ मत करो कि जो चैप्टर वाइज PYQ मत करो, आप पेपर वाइज PYQ करो, वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आपके लिए, ठीक है। ये करो, और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो पूछो, और आप कम से कम वीक में 4 से 5 फुल सिलेबस टेस्ट पर वीक सोल्व करो ज़रूर। और एक पेपर को सोल्व करने के बाद में उसे प्रॉपरली एनालाइज करो कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हो गई हैं, आते हुए क्वेश्चन मेरे बार बार क्यों गलत हो रहे हैं, मैंने केयरफुली रीड नहीं किया, जल्दी से रीड कर लिया, क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं, और उसके आसपास के जो भी गलतियां हैं वो टीचर से डिस्कस करो। तो ये मेरे कुछ सजेशंस हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।